Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, up to now we have completed 10 different sessions of SS History Unit 1 and up to that we have completed 2 chapters. In the last session we understood about how the administrative system was introduced by the British people, that means the company people in India. Colonization जो हो रहा था हमारे देश का, उसके दौरान कौन से नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जो हमारे देश के अंदर अप्लाई किए गए थे वो हम लास्ट चैप्टर तक पढ़ चुके हैं. आज हम अपना हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड. कंट्री साइड को रूल कैसे किया, यानी कि हमारे देश के अलग अलग एरिया को उन लोगों ने कैसे रूल किया था. सो एज द कंपनी स्टार्टेड एक्सपांडिंग इट्स कंट्रोल टू मोर एरियाज, दे वांटेड टू जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्लेसेस. जैसे ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में अपना कंट्रोल एक्सपांड कर रही थी तो वो लोग ये भी चाहते थे कि मैक्सिमम रेवेन्यू उन सारे प्लेसेस से कलेक्ट किया जाए, मैक्सिमम इनकम वो सारे प्लेसेस से कलेक्ट किया जाए. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट वन सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू मीट दिस पर्पस. तो आज ऐसा ही एक सिस्टम है जिसे हम समझने जा रहे हैं कि जिसकी मदद से कंपनी अपना जो हेतु था, उसका जो लक्ष्य था कि मैक्सिमम रेवेन्यू, कोई एक प्लेस को मैंने कंट्रोल में ले लिया, अपना एरिया एक्सपांड किया, तो उस एक्सपांडेड एरिया में से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो पाए. उसका ये जो पर्पस था वो पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए, उस पर्पस तक पहुंचने के लिए उसने कौन सा एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम निकाला था जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं. और उस सिस्टम को हम कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, PSS. So Britishers introduced the PSS, permanent settlement system, so that they could meet the purpose of generating the maximum revenue from the expanded territories. अपनी बढ़ाई हुई और जीती हुई जो टेरिटरीज है, ऐसे जो एरियाज है, उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू यानी कि मैक्सिमम इनकम. रेवेन्यू मीन्स व्हाट? रेवेन्यू मीन्स द इनकम्स फ्रॉम द टैक्स, कि मैक्सिमम टैक्स वहां से कवर कर पाए, वहां से अर्न कर पाए, कलेक्ट कर पाए. राइट? तो आज हम समझेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है. सो द कंपनी बिकम्स द दीवान. सबसे पहले तो कंपनी दीवान बनी. तो हम सब ने लास्ट सेशन में सीख चुके हैं कि दीवान क्या होता था. राइट? दीवान मीन्स द ऑफिशियल, द सिविलियन, यानी कि द कलेक्शन ऑफ द कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस, उसे हम दीवान कहते हैं. सो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद द मुगल एम्परर appointed the company as the Diwan of Bengal in 1765. मुगल बादशाह जो थे उसने कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया 1765 में. राइट? तो दीवान बनने के बाद क्या हुआ? दिस अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल इन बंगाल. तो उसने कंपनी को ऐसा राइट दे दिया कि जिसकी वजह से कंपनी बंगाल के लोगों के पास से टैक्सेस कलेक्ट कर पाए. दीवान मीन्स the person who can collect the tax on behalf of the emperor. कोई राजा या फिर बादशाह जो था, जो एम्पेरर था, उसके बिहाफ पे जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे दीवान कहते थे. और ऐसे टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स जो मिलते थे उसे हम दीवानी राइट्स के नाम से जानते हैं. राइट? तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है. लेट्स लुक एट दैट क्लोजली. सो वी कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर, जिसके नीचे लिखा है Robert Clive accepting the Diwani of Bengal in 1765. रॉबर्ट क्लाइव, जिसको बंगाल की दीवानी सत्ता यानी कि दीवानी राइट्स मिल रहे थे, यानी कि द राइट्स टू कलेक्ट द टैक्सेस. राइट? तो ये उस समय का पिक्चर बनाया गया है. राइट? सो सबसे पहले क्या हुआ? दैट कंपनी बिकम्स द दीवान. हाउ डिड दे बिकम? राइट? दे बिकेम द दीवान after the battle of Buxar in 1764 and the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of Bengal in 1765. 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे और उससे क्या होता था? कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिलते थे. सो नाउ अभी हम ये समझेंगे दैट हाउ द दीवानी हेल्प द ब्रिटिश. दीवानी राइट्स जो थे यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट्स थे वो ब्रिटिश को कैसे मदद रूप बने, कैसे उसने ब्रिटिश को हेल्प की. राइट? तो उसके लिए अगर आप डिटेल में रीड करना चाहते हो और आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो पेज नंबर 27 पे रेवेन्यू फॉर द कंपनी का जो सेक्शन है वो आप रीड कर सकते हो. राइट? और उसके हिसाब से 2 आंसर देने हैं.
अगर वो नहीं है तो पूरे टॉपिक का जो हार्ट है वो इस दो क्वेश्चंस में आ जाता है, तो वो हम सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इट वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। तो दीवान ऑफ बंगाल बनने से पहले कंपनी कैसे गुड्स परचेस करती थी इंडिया से, और उसके बाद कैसे गुड्स परचेस करती थी। एंड सेकंड, व्हाई वर द आर्टिसंस इन बंगाल डेजर्टिंग द विलेजेस। आर्टिसंस जो थे बंगाल के अंदर वो अपने विलेजेस को डेजर्ट में कन्वर्ट क्यों, डेजर्टिंग मीन्स सूखा करना, राइट। तो वो अपने विलेजेस को सूखा क्यों कर रहे थे, खाली क्यों कर रहे थे, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम समझेंगे, तब हमें पता चलेगा व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, राइट। सो पहले हम ये नोटिस करेंगे दैट हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, राइट, कि पहले हाउ दे परचेज द गुड्स बिफोर एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ दे परचेज द गुड्स आफ्टर। उसको दीवानी राइट्स मिले उससे पहले वो टैक्सेस कैसे कलेक्ट करते थे, राइट, सॉरी, उससे पहले वो गुड्स कैसे परचेज करते थे, और दीवानी राइट्स मिलने के बाद वो गुड्स को परचेज कैसे करते थे, ये हमें यहाँ पे देखना है। सो बिफोर, पहले क्या होता था, इट वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट करने से पहले द कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर वो लोग इंपोर्ट करते थे, यानी कि ब्रिटेन से इंडिया तक लाया जाता था, राइट, और फिर उस गोल्ड और सिल्वर को यूज करके वो यहाँ से माल सामान खरीदते थे। आफ्टर द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी जब दीवान बन गई उसके बाद इट यूटिलाइज द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल टू परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो बंगाल में से जो भी रेवेन्यू उसको मिलता था उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे टैक्स कलेक्ट करने के, राइट। तो बंगाल के अंदर से जो टैक्स मिलता था उससे वो भारत से गुड्स को परचेज करते थे, यानी कि ब्रिटिश का पैसा इंडिया में आना बंद हो गया। इंडिया के लोगों से ही टैक्स लिया, बंगाल के लोगों से टैक्स लिया, और वो ही टैक्स को वो यूज करके अपने लिए गुड्स परचेज करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंसान है, पहले कैसे परचेज करता था, अपनी जेब से पैसे देकर चीजें परचेज कर लेता था, राइट। उसके बाद क्या किया, किसी और को बुलाया, उसकी जेब से पैसा लिया और उसी की दुकान से सामान खरीदता है, यानी कि किसी को लूट के उसी लूट के पैसे से उसी के पास से शॉपिंग करना, राइट। किसी की जेब में से पैसे निकाल लिए, चोरी कर लिए या फिर लूट लिए, ये ले लिया, उसके बाद उसकी दुकान पे जाना है और वहीं से परचेस करके उसको उसके ही पैसे देकर वहां से माल ले लेना है। दैट वाज हाउ द सिस्टम वाज गोइंग ऑन एंड दैट वाज हाउ द ब्रिटिशर्स used to purchase the goods after they got the diwani right from the Bengal. बंगाल में उसको दीवानी राइट मिला, उसके बाद वो ऐसे परचेस करते थे इंडिया से। तो अभी क्या हुआ, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया, यानी कि खुद के पैसे खर्च होने बंद। अभी आपसे ही पैसे लेकर आपके ही पास आऊंगा, आपका ही माल परचेस करके आपका जो पैसा मैंने ले लिया था ना वही पैसा मैं आपको दूंगा, यानी कि पैसे भी आपके, वही पैसे आपको लौटा के वो आपसे माल ले लेगा और वो माल उसका, फिर वापस वो पैसे लेने आएगा, वापस उससे पैसे ले, यानी कि आप पैसे भी देते हो और उसी पैसे से आप उसको माल भी देते हो, यानी कि नुकसान किसका, आपका। उसको तो फायदा ही फायदा है कि वहां से गोल्ड और सिल्वर लाना बंद हो गया। दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वर द आर्टिसंस इन बंगाल डेजर्टिंग द विलेजेस, राइट। बंगाल के जो आर्टिसंस थे वो विलेजेस को डेजर्ट क्यों कर रहे थे। Artisans were deserting the villages as they were being forced to sell their goods to the company at low prices. पहले तो उसने क्या किया कि आपके ही पैसे से आपसे परचेस करता है और वो भी कहता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा भाव है। अभी मान लो किसी इंसान को मैं पकड़ूं, उसकी जेब से मैं 100 रुपए चुरा लूं, यानी कि उसको मार पीट के भी मैं उससे 100 रुपए ले लूं, राइट। फिर उसके पास जाऊं और वो मुझे बोलेगा कोई चीज यार ये 100 में तो मुझे पड़ती है, नहीं यार बहुत ज्यादा है, तू मुझे 50 में बेच, नहीं तो तेरा डबल टैक्स कर दूंगा, अगली बार 200 चुराऊंगा तुझसे 50 में बेच, राइट। फिर उसी से 50 में लेना, यानी कि आधा माल और पूरा पैसा सब वो ले गए, यू हैव नथिंग, राइट। एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्ड टू एक्सपांड द रूल। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो थी, राइट, उसमें जब उसको दीवानी राइट्स मिले तो दीवानी राइट्स ने बहुत ही मदद की थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो रेवेन्यू का मेथड क्या था, रेवेन्यू का मेथड था पहले तो दीवानी राइट्स मिले, राइट, तो वहीं से पहले रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसी टैक्स के पैसों से वहीं से शॉपिंग किया और सारा माल भेज दिया इंडियन को, राइट। सो दैट वाज हाउ इट वाज बीइंग डन। नाउ उसके बाद देयर वाज अ नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। फिर उनको जरूरत महसूस हुई एक ऐसे
रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की जो कुछ नया हो, राइट। सो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की इंट्रोडक्शन की जो नीड खड़ी हुई, उसमें क्या हुआ, आफ्टर द कंपनी हैड बिकम द दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवान बनने के बाद, कंपनी जब बंगाल की दीवान बनी, उसके बाद बंगाल्स इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, बंगाल का अर्थतंत्र जो था, वहाँ की जो फाइनेंशियल सिस्टम थी, वो बहुत ही क्राइसिस में चली गई, यानी कि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, और अभी लोगों के पास कमाई ही नहीं थी, राइट। लोगों ने खेतों में कुछ उगाना ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि वो खेत में जो कुछ भी उगाते थे, जितनी मेहनत करते थे, कंपनी बहुत ही कम दाम में परचेस करी, 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में परचेस कर रही है, तो 90 रुपीज़ का लॉस किसको हुआ? आर्टिसंस को। तो लोगों ने उगाना बंद कर दिया। तो अगर अभी प्रोडक्शन ही नहीं है तो टैक्स किस पे लोगे आप, राइट। दैट वाज द सिचुएशन दैट अकर्ड। सो उसकी वजह से बंगाल की जो इकोनॉमी थी, बंगाल की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो बहुत ही डाउन हो गई थी, और कंपनी को ये लगा कि अभी रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए, यहाँ से इनकम नहीं आ रही, तो अभी अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। तब कंपनी को जरूरत लगी एक ऐसे सिस्टम की कि जिससे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हो पाए, एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड इट। सो देयरफॉर इट इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स, और तभी उन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो थी, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे करेंसी नोट सिर्फ 3 दिखाए गए हैं, राइट, और यहाँ पे आप देखो तो 3 और बढ़ गए, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना, टैक्स के इनकम बढ़ाना। सो देयरफॉर कंपनी इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, इसी वजह से कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो थी वो इंट्रोड्यूस की। तो वो सिस्टम, क्या क्या सिस्टम थी अलग अलग, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमें वो डिटेल मिलेगी पेज नंबर 28 का फर्स्ट पैराग्राफ जो है, राइट, सॉरी, पेज नंबर 28 से लेकर पेज नंबर 29 का फर्स्ट पैराग्राफ है, वहां तक हमें डिटेल मिलेगी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.1 एसबी 15 का वही उसका आंसर है, तो चलो वो देखते हैं क्या है, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में वो पूरा टॉपिक था, एनसीईआरटी बुक में वही चीज हमें यहाँ पे मिलती है, हम यहीं से समझ लेंगे। सो व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, राइट, उसके कुछ अलग अलग क्वेश्चन है जिसके आंसर से हमें पता चलेगा। सो एट फर्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज, तो सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सम राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, कुछ राजा और कुछ तालुकदार ऐसे थे कि जिसको जमींदार के नाम से जाना जाता था। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, तो उनको तालुकदार को और कुछ राजाओं को रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, राइट। देन व्हाट वुड हैपन इफ द रेवेन्यू वाज नॉट पेड, अगर रेवेन्यू पे नहीं किया तो क्या होता था? पहले तो जवाबदारी किसकी थी? राजा की थी और तालुकदार की थी, जिसको जमींदार बनाया गया था, राइट। अभी अगर रेवेन्यू पे नहीं किया तो क्या होता? So peasants lost their land when they had failed to pay the rent to the zamindars, and the zamindars lost their zamindari when they failed to collect and pay the rent to the company. You see the deep system. पहले तो क्या किया? I am the दीवान, यानी कि I have the right to collect the taxes. अभी if you want to be safe, then okay. अगर आपको अपना किंगडम प्यारा है, अगर मेरी मिलिट्री के साथ आपको फाइट नहीं करना है, be the जमींदार अंडर मी, मेरे नीचे जमींदारी ले लो। And the king and the तालुकदार had to accept those terms. तो उन लोगों ने वो एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसको जिम्मेदार बना दिया, उसको जिम्मेदारी दे दी टैक्स कलेक्ट करने की, राइट, उसको जमींदारी दे दी। जमींदारी मीन्स ब्रिटिश रूल के अंदर टैक्स कलेक्ट करने का अप्रूवल, राइट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी वो आ जाने के बाद अगर कोई पीजेंट, यानी कि अगर कोई फार्मर या फिर कोई खेत का मजदूर, राइट, वो अगर अपना रेंट ना दे पाए, यानी कि टैक्स ना दे पाए जमींदार को, उसको जमींदार मीन्स व्हाट? अ पर्सन हु इज हैविंग द लैंड एंड विल कलेक्ट द रेंट ऑफ द लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स, राइट। जमींदार यानी कि ऐसा इंसान जो अपनी जमीन देगा मजदूरों को खेती करने के लिए, और जो खेत मजदूर है उसे पीजेंट्स माना जाता है। तो उसको अपनी जमीन खोनी पड़ेगी जब वो जमींदार को रेंट नहीं देंगे, और जमींदार लॉस देयर जमींदारी, यानी कि जमीन की जो उसकी खुद की मालिकी है वो गवा देंगे जमींदार अगर वो टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को नहीं देते, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं राजा हूं तो मेरे अंडर में कुछ राज है, राइट, मेरा किंगडम है, तो सबसे पहले मेरा जो किंगडम है उसकी सारी लैंड जो है उसका मैं जमींदार हूं, उसका मैं जमींदार हूं। आई एम द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट लैंड। नाउ टू गेट द क्रॉप फ्रॉम दैट, टू कल्टिवेट दैट लैंड, उस पे फार्मिंग करने के लिए आई विल गिव द लैंड टू द पीजेंट्स ऑन द रेंट,
मैं मजदूरों को अपनी जो जमीन है वो रेंट पे दूंगा। समझ रहे हो आप? मजदूरों को मैं अपनी जो जमीन है वो रेंट पे दूंगा, उसको फिर वहां पे खेती बाड़ी करके वहां से पैसा अर्न करके मुझे रेंट देना है। अगर वो रेंट नहीं देते तो वो अपनी जमीन गवा देंगे। यानी कि लोग अपने ही खेत के अंदर मजदूर बन गए थे, वो भी रेंटेड। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे खुद के घर में मुझे रेंट पे करना पड़े। कोई और आएगा बोलेगा आज से ये तेरा घर मेरा है और आज से तू यहाँ पे रहेगा, उसका रेंट मुझे पे करेगा, और अगर तू रेंट पे नहीं करता तो तू इस घर से निकल जा। भाई मैं अपने खुद के घर के अंदर रेंट पे क्यों करूं? यही बात थी पीजेंट्स की कि हम अपने खुद के खेत में रेंट पे क्यों करें। यानी कि सबकी जो जमीन थी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जमींदार को मिल गया था, और अभी अगर पीजेंट जमींदार को रेंट नहीं पे करता तो वो अपनी जमीन गवा देगा, वो जमीन हो जाएगी जमींदार की। और अगर जमींदार ने टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को नहीं दिया तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो कलेक्ट हो गया और दिया नहीं, या फिर कलेक्ट ही नहीं कर पाया इसलिए दिया नहीं। कैसे भी इफ ही फेल्स टू पे द टैक्स टू द कंपनी तो वो अपनी जमींदारी गंवा देगा, यानी कि उस एरिया का पूरा कंट्रोल कंपनी के पास चला जाएगा। राजा अपना राज भूल जाएगा, उससे अपना राज भूल जाना है। वो एरिया अभी उसका नहीं, वो एरिया कंपनी का हो गया। दैट वुड हैपन इफ द रेवेन्यू वाज नॉट पेड। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द कंपनी फेस विद दिस सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये जो था, राइट, तो उसके साथ कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुए थे। क्या हुए थे? द लैंड रेंट वॉज फिक्स्ड परमानेंटली अंडर दिस सिस्टम। लैंड का जो रेंट था वो इस सिस्टम के अंतर्गत परमानेंट फिक्स किया गया था, यानी कि आजीवन वही रेंट चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। When the prices in the market rose, जब मार्केट में प्राइस बढ़ने लगी, एंड द कल्टीवेशन एक्सपांडेड, और जो क्रॉप थी उसकी कलेक्शन बढ़ने लगी, राइट, फार्मिंग में से आउटकम बढ़ने लगी, द जमींदार्स इनकम इंक्रीज्ड, तो जमींदारों की इनकम बढ़ गई, बट द कंपनी डिड नॉट गेन एडिशनल इनकम। लेकिन कंपनी को जमींदार के पास से कोई एडिशनल इनकम नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने तो एक फिक्स रेंट बोल दिया था जमींदार को कि तुम्हारे पास इतनी लैंड है, मान लो कि 10 गांव की जमीन है, तो वो 10 गांव की जमीन है, उसमें से आपको ये रेंट है मुझे परमानेंट फिक्स पे करना है, राइट। तो हुआ क्या कि लैंड के ऊपर कल्टीवेशन बढ़ा, खेती बढ़ी, उसमें से इनकम बढ़ी, तो उस इनकम में से राजा को यानी कि जमींदार को टैक्स ज्यादा मिला। लेकिन कंपनी ने तो जमींदार को फिक्स रेट दिया था फॉर लाइफ टाइम, तो जमींदार रिच होते गए, लेकिन कंपनी को उसके टैक्स जो थे वो लिमिटेड ही मिले, उसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मोर ओवर, उससे ज्यादा ये हुआ, द जमींदार्स डिड नॉट इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जमींदारों ने जमीन के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं। उसने जमीन को जैसे थे तैसे रखा, उससे सिर्फ पैसा अपने पास कलेक्ट कर लिया था। ये प्रॉब्लम कंपनी को हुई थी, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या थी, राइट, कि पीजन जो है वो खेत में मजदूरी करके, यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम दैट द पीजन जो है वो खेत में मजदूरी करके टैक्स पे करेगा जमींदार को, और जमींदार रेंट पे करेगा ब्रिटिश को। सो अंडर दिस सिस्टम लैंड रेंट वाज कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश थ्रू जमींदार्स। ब्रिटिशर्स जो थे वो जमींदार के पास से, जमींदार के द्वारा पीजेंट से लैंड का रेंट कलेक्ट करते थे। द लैंड रेंट वाज फिक्स परमानेंटली। ब्रिटिश को जमींदार से जो लैंड रेंट लेना था वो परमानेंट ही था, फिक्स, राइट, वो परमानेंटली फिक्स ही था, उसमें कोई चेंज कभी नहीं कर पाते। Peasants and zamindars lost their land and zamindari when they failed to pay and collect the rent respectively. अगर peasant जो है वो रेंट पे नहीं, वो टाइम पे रेंट पे नहीं करता तो वो अपनी जमीन गवाएगा, और जमींदारी टाइम पे रेंट पे नहीं करता तो वो अपनी जमींदारी गवाएगा। That was the basic rule of the permanent settlement system, right? So students, आज के टॉपिक में हमें PSS यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ही सीखना था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो नाउ लेट अस चेक आउट द होमवर्क ऑफ द डे। सो स्टूडेंट्स, हर रोज की तरह आज भी बहुत ही छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अगर आप अपनी एसबी खोलोगे, SB 15, तो SB 15 के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 8.1 हमने कर लिया है, 8.2 जो है, राइट, वो आपको सॉल्व करना है। तो इसमें गिवन बिलो इज द डायरी ऑफ अ पीजेंट, नीचे एक पीजेंट की डे बुक का, डायरी का कुछ हिस्सा लिखा हुआ है। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
तो इसको आपको रीड करना है. दैट इज डेटेड ऑफ 13 नवंबर 1974 और उसने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था, क्या किया था, वो सब इसमें लिखा है. उसकी डे बुक, उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन है. आंसर सॉरी क्वेश्चन ए एंड बी, इसका आंसर आपको देना है. राइट, और ये आपके ऑनवर्ड्स में होगा. सो देयर इज नो स्पेसिफिक करेक्ट एंड द रॉन्ग आंसर. राइट, आप सबके आंसर कुछ हद तक अलग हो सकते हैं. राइट, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. This will take only 5 to 10 minutes to complete this homework. So, the first question is explain how the permanent settlement system was responsible for the peasant losing his land in about 120 words. तो 120 वर्ड्स के अंदर आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल था एक पीजेंट के लिए कि वो अपनी जमीन गंवा दे. राइट, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द पीजेंट्स प्लेस. अगर ये जो पीजेंट है, राइट, कि जिसने ये डे बुक लिखा है 13 नवंबर 1794 को, राइट, तो अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते, हाउ वुड यू फील, और आपको कैसा लगता. इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देना है. दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल, तो आपको अपने हिसाब से देना है. सो आशा करता हूँ आज के दिन में हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं, कुछ नया टॉपिक सीखा है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, वो सब आपको समझ में आया होगा. देन ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट मी एनी टाइम एज यू ऑल हैव गॉट माय नंबर. Right, but it is all for today's session, guys. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.